अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में मैं हूं चौधरी जावेद। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में ये पहली बार नहीं हुआ कि अपनी तख्लीक खालिक के गले पड़ गई हो। इससे पहले पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने प्राइवेट मिलिशियाज बनाई और बाद में वो इनके लिए दर्दे सर बन गई। अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया और ये मामला भी गले पड़ गया। भुट्टो की इब्तिदा में सरपरस्ती की और वो बाद में इनके लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गए कि उन्हें फांसी पर चढ़ाना पड़ा। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की सरपरस्ती की और बाद में वो भी एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी बन गए। हकीकत में पाकिस्तानी फौज और इसकी एजेंसियां कभी एक रोज भी सियासत और सफारत से लाताल्लुक नहीं रही, लेकिन जो कीमत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौम परस्त जमातों और मेन स्ट्रीम मजहबी जमातों को आउट करने की खातिर इमरान खान को लीडर और फिर वजीर आजम बनाने के लिए इदारों ने अदा की, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई अपने आगाज के वक्त गोल्ड स्मिथ वगैरह का प्रोजेक्ट था, लेकिन 2010 में इसे एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गोद ले लिया। आईएसआई ने तब इस पार्टी में लोगों को मजबूर करके शामिल करवाया, इन्हें सरमाया दिलवाया और इनसे धरने दिलवाए। पॉलिटिकल मैनेजमेंट की गई, नैब को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। अदालतों से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं दिलवाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इसी तरह के इकदाम किए गए। फॉरेन फंडिंग केस एस्टेब्लिशमेंट ने ही मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया, वरना इमरान खान इलेक्शन से कबल ही नाअहल हो जाते। इसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। चुनाचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा और सेक्रेटरी बाबर याकूब के जरिए आरटीएस सिस्टम ही फेल करवा दिया गया। फिर बावर्दी सिपाहियों से पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर उनसे पीटीआई के हक में मोहरें लगवाई गई। यानी इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वजीर आजम बनवाया और ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि उस वक्त के DGISI ने उनके हक में न सिर्फ वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा का ट्वीट किया, बल्कि मीडिया को हदायत दी कि वो 6 माह तक इमरान खान हुकूमत के खिलाफ कोई मनफी खबर नशर या शाया नहीं करेंगे। लेकिन रिवायती आसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान और उनकी अहलिया की हिदायत पर पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स फौज के खिलाफ हो गए। इमरान खान की सपोर्ट की वजह से पहले 4 साल फौज को मुखालिफ जमातों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा और अब पीटीआई ने भी तनकीद शुरू कर दी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के वो एंकर्स और तज्जियाकार जो आईएसआई की बरकत से अपनी दुकानें चला रहे थे को इमरान खान ने फौज के सामने ला खड़ा किया। इमरान खान से मुफादात और हदायत लेने वाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया पर्सन और ट्रोल्स ने अस्करी इदारों की वो किरदार कुशी की कि अल अमान अल हफीज। ये सब कुछ वो सिविलियन बालादस्ती के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें ब्लैक मेल करके ये चाहते थे कि वो दोबारा इन्हें अपनी गोद ले लें और इनके लिए माजी की तरह गैर आईनी इकदाम करें। ताहम इस मर्तबा फौजी क़यादत ने जिस सबर और वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया वो हैरान कुन था। वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और वो मीडिया पर्सन जिनकी सारी दुकानदारी फौज की सरपरस्ती की मरहूने मिन्नत थी, फौज के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल करने लगे कि अगर फौज का माजी का रवैया होता तो अब तक वो अपने चैनल्स समेत गायब हो चुके होते, लेकिन इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह पीटीआई के कासिम सूरी जैसे लोग जो मेरी तरह यूनियन काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते को भी इमरान खान की शय पर पाकिस्तानी फौज और इसके मिसाइल प्रोग्राम का मजाक उड़ाने की हिम्मत हुई। एक तरफ पीटीआई ये करती रही और दूसरी तरफ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मिन्नत तरले करने के लिए इनका कोई नुमाइंदा फौजी हुकाम के पास ना गया हो। और जब फौज ने अपने आईनी रोल तक महदूद रहने पर इसरार किया तो पीटीआई फौज के बारे में गिरावट के इस इंतहा तक आ गई कि जब कमांडर सिदरुल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अपने 5 साथियों समेत सलाब जदगान की मदद की मुकद्दस ड्यूटी में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए तो पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इस मौके को भी गंदे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इंतहाई लोग
اور من گھڑت تھیوریز نکالی گئیں اور شہداء تک کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی گئی کہ اس سے نہ صرف شہداء کے ورثاء کی فیملیز بالخصوص اور پوری فوج بالعموم شدید دل آزاری کا شکار ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب صدر عارف علوی نے شہداء کے جنازے میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں شہداء کے لواحقین کے غم و غصے کے پیش نظر آنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف میاں شہباز شریف اور ان کے کئی وزراء نے جنازے میں شرکت کی۔ پی ٹی آئی نے اب ملکی معاملات کے ساتھ نیا کھلواڑ شروع کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلانے لگی ہے کہ ایمن الزواری کو جس ڈرون نے کابل میں نشانہ بنایا وہ پاکستان کی زمینی حدود سے گیا تھا، حالانکہ خود افغان طالبان نے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ ڈرون کرغزستان سے اڑ کر آیا تھا۔ اب جہاں تک ہوائی کاریڈور یا پھر سرویلنس ڈرون کے پاکستانی سرزمین سے گزرنے کا معاملہ ہے تو پی ٹی آئی کے یہ احمد یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جس قرارداد کے تحت افغانستان میں آیا تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس قرارداد کی روح سے ہر ملک افغانستان کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کا پابند ہے۔ یہ کوریڈور جنرل پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کو دیا گیا تھا۔ عمران خان کی پوری حکومت میں بھی امریکیوں کو یہ سہولت حاصل تھی اور ان کی حکومت میں بھی امریکہ افغانستان تک جانے کے لیے یا پھر سرویلنس کے لیے ڈرون لے جانے کی سہولت سے استفادہ کرتا رہا، لیکن پوری حکومت میں عمران خان نے اس کو روکا اور نہ ہی شیریں مزاری جیسے لوگوں نے ان کے خلاف ٹویٹ کی۔ لیکن اب جب سیاست کی ضرورت پڑ گئی تو عمران خان اور ان کے ساتھی یہ غلط تاثر دے کر افغان طالبان کو پاکستان کا دشمن بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف نہ صرف عمران خان نے امریکہ سے صلح کے لیے اب دوسرا نمائندہ وہاں بھیجا ہے بلکہ گزشتہ روز امریکہ کے سفیر نے عمران خان کے وزیر اعلیٰ محمود خان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی حکومت کو 36 گاڑیوں کا تحفہ دیا، جسے انہوں نے باصد شکریہ قبول بھی کیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے نزدیک تحفے کو ٹھکرانا کفران نعمت ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئے موضوع میں نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔